ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। रात गए की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। पत्थर की सिल पे पानी तबातुर से पड़ता रहे, भले बूंद बूंद करके पड़े, तो एक वक्त वो आ जाता है कि पत्थर की सिल चटक जाती है। चटक जाने की इस सदा को शेर कहते हैं, और जो इस सदा को सुनकर दूसरों को सुना दे उसे शायर कहते हैं। लेकिन शम्सुर रहमान फारूकी साहब का तो कहना यह भी है कि खुद शेर को कारी तक पहुंचने के लिए 3 मदारिज की ज़रूरत है। इसकी तख्लीक, इसकी तरसील और फिर इसका इब्लाग। शेर जहन में तख्लीक हुआ, शायर ने उसे हुरूफ की सूरत दे के तरसील के मकाम तक पहुंचाया, और अब बात इब्लाग पे आ गई है। तो क्या उस दौर में जहां किताब कीचड़ में जा गिरी है, वहां शेर हर्फ, बयान, ख्याल का खरीदार भी है? आज की इस चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में क्या हम ठहर कर, एक लम्हा रुक कर एक नए ख्याल के लिए वक्त निकालने का हौसला रखते हैं? क्या आज का जो शेर कहा जा रहा है वो पढ़ा जा रहा है? क्या वो शेर जो किताब के पन्नों पे आ रहा है, कोई उस कागज के टुकड़े का खरीदार भी है? आज के शायर को क्या मसाइल दरपेश हैं? हर अहद में जो बयान लिखा गया वो उस अहद की तस्वीर था। वो तस्वीर जो आज तख्लीक हो रही है, क्या हमारे सामने मौजूद भी है? ये वो बहुत से मसाइल और बहुत से उमूर और बहुत से परागंदा ख्याल कि जो आज के प्रोग्राम का मौजू है, और इसमें गुफ्तगू होगी 2 बड़े अछूते लहजे के नई बात कहने वाले 2 मंचलों से। और बात नए की है तो फिर हम नगमगी की दुनिया में भी एक नया लहजा तलाश करेंगे। ये सब कुछ लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। किताब का नाम है रात चलती है। दिबाचे का उन्वान मैं क्यों लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ क्योंकि कायनात ने अपने दामन में मेरे लिए जगह तख्लीक की है, जिसे वो शायद इससे कहीं बेहतर मसरफ में भी ला सकती थी। मेरी जगह अगर एक दरख्त की तख्लीक होती तो इस दुनिया का दर्जाए हरारत बढ़ने की रफ्तार शायद कुछ कम हो सकती थी। मैं अगर दरिया होता तो ज़मीन के सूखे हुए पानियों को कुछ और कतरे मिल जाते। मैं अगर पीर पंजाल के कहरनाक सरमा में अपने घोंसले में छुपी हुई कोई चिड़िया होता तो फ़िज़ा में कुछ और गीत बिखर सकते थे। मैं जुनूब के गर्म पानियों, अरब के सहराओं, अफ्रीका की खाना जंगी के मारे हुए मैदानों और अमेज़न के जंगलों में भटकती हुई हवा क्यों ना हुआ, जो ज़िल्लतों की मारी जब्र के तले पिसती रूहों के लिए उम्मीद का पैगाम है। कायनात ने मगर अपने सरबस्ता राज किसी पर खोले नहीं हैं। ये तो परिंदों की आंखों में तहरीर हैं, या दरख्तों पर फूटते किसी मुस्कुराते हुए शगुफे में, या फिर शायद किसी शायर के नगमे में। मुझे यही नगमा तलाश करना है। जनाब तौसीफ़ ख्वाजा, आपकी नज़मों का मजमुआ रात चलती है से इक़्तिबास। जनाब तौसीफ़ ख्वाजा हमारे दोस्त हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियर कम और शायर के तौर पे ज़्यादा जाने जाते थे। शायद दोनों शेरियत और कुछ सिविल इंजीनियरिंग का इम्तिजाज है कि आप अब जो हमारा फ़न तामीर है उसको संभालने के शोबे से मुंसलिक है। तो सिर्फ आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे हमने बहुत सी बात इसी पे करनी है कि आज के इस अहद में जब कोई बात सुनना नहीं चाहता और हम
बहुत से सोशल मीडिया के शोर में कहीं अपनी चीख सुनना चाहते हैं, वहाँ आप नगमे की तलाश में कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पास दूसरी किताब है दरिया और दरीचे, जिसके आखिरी पन्ने पे एक मुख्तसर सी नज़्म है, आखिरी मुलाकात। एक पुल हमेशा मजबूत नहीं रहता, बारिशों के अपने मिजाज होते हैं, अंगीठियों की अपनी आग, कोई कितनी देर ठहरा रहे धूप से मुंह मोड़ के बर्फ के शहर में। फातिमा मेहरू का लहजा इनके हाल हुलिये से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि इस सरापे से उठती हुई आवाज़ से मुझे कभी सारा शगुफ्ता की बू आती है कि मैं तो सादे कागज़ से भी ज़्यादा खामोश रह सकती थी, या फिर किशरापा का ये कहना कि मोज़े बेचती जूते बेचती औरत मेरा नाम नहीं। मेहरू, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपकी नज़में और आपका अंदाज़, आप बहुत से मुख्तलिफ़ काम भी करती हैं। आप अखबारात में लिखती हैं, आप अंग्रेज़ी में मास्टर्स करने के बाद तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, और आपको कुछ कुछ गायकी का भी शौक़ है, लेकिन वो हम आपने आज के जो हमारे गुलकार हैं उनके ऊपर छोड़े रखते हैं। आपसे हम शेर पे ही बात करेंगे। एजाज़ सुहेल, एजाज़, आप ख़ुद उस्ताद हैं गायकी के, और आप बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लेके अब तालीम दे रहे हैं। कसूर पटियाला घराना से आप वाबस्ता हैं, तो आप ये उस्तादी हमें दिखलाएंगे कि हमारी इल्मियत में इजाफ़ा करेंगे, और हम तवक्को कर रहे हैं कि तौसीफ़ ख्वाजा तशरीफ़ रखते हैं, फातिमा मेहरू से हम बात करेंगे, ऐसे में आपकी आवाज़ का जादू होगा। तौसीफ़, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बुलाने का, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई। कोई जैसे आप खाना नशीन हैं, कोई मुश्किल से आप बरामद होते हैं। क्या आपने आज तक ये तस्लीम नहीं किया कि आप शायर हैं, या आपने ये तस्लीम नहीं किया कि आप इंजीनियर हैं, या आप ये बताने से कतराते हैं कि आप दोनों काम कर सकते हैं? नहीं, चूँकि आप मुझे जानते हैं कई बहुत अरसे से, इसलिए ये सवाल आपकी तरफ से बनता है। इंजीनियरिंग और तो एक शोबा है और एक रोज़गार का ज़रिया है और दुनिया में आगे चलने का। शायरी या अदब तो ऐसी चीज़ है ना जो आपकी रूह में, आपके खून में शामिल है, जिससे आप बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते। तो जी, आपका और मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से रहा है जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने, और उससे पहले बरसग़ीर पाक व हिंद की हुकूमत ने उसे इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बनाया था। लेकिन यादिश बख़ैर मरहूम जुनैद जमशेद, जवाद अहमद, अपने आदिल नजम, नजम शिराज, अज़मुल हक़, अभी हमारे वो बड़े हीरो, चॉकलेट हीरो आ रहे हैं, समी। फिर शायरी में देखिए तो हमारे पास ऐसे ऐसे नाम हैं, शाहीन का नाम है, और अभी जो अशरों पे काम करते हुए इदरीस बाबर हैं। वो अमजद साहब ने सही कहा था कि ज़रा इस इदारे का आप सिलेबस चेक कराएंगे, किसकी तालीम दें। बिल्कुल सही है। और ये ऐसा वक्त था, उस वक्त जमहूरियत भी पाकिस्तान में नई नई बहाल हुई थी, 1988-89 की बात है, और बहुत सरगर्मियाँ हो रही थी यूनिवर्सिटी की। और मुझे याद है कि बड़ी बाकायदगी से ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ जिन्हें हम कहते हैं, और आप ख़ुद उसमें माशाल्लाह डिबेटिंग साइड पे तो आपने पाकिस्तान पूरे में अपना नाम बनाया और नाम कमाया, तो उस अरसे में बहुत लोग सामने आए, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मुझे याद है कि जब लाहौर की सतह पे इदारों के आपस में मुकाबले होते थे, चाहे वो डिबेटिंग है, वो पोइट्री है, थिएटर है, तो यूटी एक बड़ा अहम, उसमें ज़रूरी तो नहीं हर मुकाबला आप जीते, लेकिन एक बड़ी अहम उसके टक्कर की टीम होती थी, आपने तो फरमाया। तो और इस अरसे में ये सब नाम निकले, और कई लोग हैं, हम उनका नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन ऐसी बात है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो यहाँ से निकले, जिन्होंने बड़े नाम कमाए, बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया है, और बड़े बड़े इदारों में लोग गए हैं और मैनेजमेंट में लोग गए हैं।
लेकिन चूँकि वो फील्ड ऐसे है कि उन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। मैंने सवाल तो सिर्फ इसलिए किया कि हमें याद है कि चादर की एक गर्म चादर की बुक्कल बांधे और सर पे पकोल रखे आप कहीं खाल खाल नज़र आया करते थे। कश्मीर से आपका ताल्लुक़, अच्छा, जो इबलाग आपका, जो लहजा आपका, जो मिसरों की आपकी खनक और जो आपकी नज़म का रब, इसमें जौहर आपके इलाके का या लाहौर का असर पड़ा, इस पे बात होगी। लेकिन मैं मेहरू से ये पूछूं, फ़ातिमा मेहरू, फ़ातिमा आपका लाहौर से ताल्लुक़ है, आप अंदरूनी शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। छोटी छोटी गलियों से दबी दबी हमें सरगोशियाँ तो सुनाई दी, लेकिन आपके लहजे की शिकायत ऐसा हुआ नहीं। ये लहजा कहाँ से आया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया मधु करने के लिए। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि शायर जो है वो पैदा नहीं होता, यानी वो बना बनाया आता है, यानी वो खुद अपनी मेहनत से नहीं बनता, वो पैदा ही शायर होता है। तो कहीं ना कहीं तो पहले मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर थी, मैं कितना उसको किस हद तक समझ पाई, मैंने बहुत देर से दरियाफ्त किया उसको, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि क्योंकि मैं खुद लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो जब आप खुद एक अदब, अंग्रेज़ी अदब के ख़ुसूसन तालिब इल्म होते हैं, तो उस वक्त फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई हदूद रहती नहीं है उस तरह की। तो मेरा ख़्याल है कि शायद यही वजह बनी कि मैं एक तो नेचुरली कुदरती तौर पे मैं एक शायरा थी, पैदा ही शायरा हुई थी, दरियाफ्त उसको मैंने थोड़ी देर से किया, तो यही वजह लगती है मुझे सबसे ज़्यादा। तो सिर्फ मैंने आपका जो दिबाचा था वो आपकी इजाज़त के बगैर पढ़ने की जिसारत की। मुझे ऐसा लगा जैसे गालिब के वो मिसरे डबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता, कि कोई तशरीह है। ये क्या फ़लसफ़ा है? कायनात से क्यों अपना टकराव देख रहे थे आप? देखें, जो भी बड़ा अदब है ना दुनिया में, उसके मौज़ूआत यही हैं, इंसान, खुदा और कायनात, इसी के इर्द गिर्द बात घूमती है। और इसी से तमाम, ये सोते यही हैं, यहीं से तमाम इल्म निकलता है, यहीं से सारे सवाल निकलते हैं। मैंने इस दिबाचे में जिसको कहते हैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है कि मैं क्यों लिखा हूँ, बल्कि बताने की कोशिश की है। और किसी ने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर आपने शायरी लिख दी है तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, आप तो शायरी में यही बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप एक तख्लीकार हैं किसी भी उसमें, आपको अपने जो इजहार है ना, एक्सप्रेशन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और हर वसीला आपको बरूए कार लाना चाहिए। मैंने ये बताने की कोशिश की है, जो ज़ाहिर तो उन नज़मों को बताना चाहिए और बताती भी होंगी, कि मैं इस कायनात में अपनी मौजूदगी और जो ये स्पेस मैंने घेरी है, जो वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है इस कायनात में, इसका रिश्ता क्या है बाकी कायनात के साथ, और एक बिल्कुल ज़ाती सतह पर, हिस्सी सतह पर, अपनी रूहानी सतह पर अपने आप को इस बड़ी कायनात में मैं कैसे महसूस करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि वाई मी, और मेरी ही मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ सकता है, और अगर मैं इस तख्लीक किया गया हूँ तो आया मेरा क्या ताल्लुक़ बन सकता है कायनात से। तो मैंने समझने की उसमें ये कोशिश की है कि चूँकि मैं एक शायर के तौर पे पैदा हुआ और जो मेरे इख्तियार में नहीं था, और इसको लिखना और तख्लीक करना आपके अंदर होता है, तो मैं शायद शायरी वो रास्ता होगा, वो मीडियम होगा जिससे मैं अपना कनेक्शन इस दुनिया के साथ और इस कायनात के साथ और इस ज़िंदगी के साथ तलाश कर सकता हूँ। अब ये कितना मुमकिन हुआ है या मुस्तकबिल में मुमकिन होगा, ये तो पढ़ने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन आप कनेक्शन ढूंढते फिरे अपना, लेकिन आप अपनी शायरी को बहुत छुपा के रखना चाहते थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक नामवर अदबी मेले ने जब आपको मदऊ किया तो आपने उनसे सवाल किया कि आपने सही जगह फ़ोन किया है। आप मुशायरों में आप जाते नहीं हैं। मेरे लिए ये एक खुशगवार हादसा है इस किताब को देखना आज, क्योंकि आपने अपनी गज़लें कहीं और उनको
खुद ही एक साइड पे रख दिया। जब किसी सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक नहीं बनाते हैं, आप मुशायरे के हरदी लजीज लहजा नहीं हैं, और आप अदबी मेलों का एक जाना पहचाना नाम नहीं हैं, तो ये जो आप ताल्लुक़ ढूंढते फिर रहे थे, इस ताल्लुक़ का इजहार कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखें, मैं ज़ाहिरी तौर पे समझता हूँ जो भी तख्लीक कारी है, अगर वो आप शायर हैं या आप अदीब हैं या अफसाना निगार हैं, सब एक ही लोग हैं, मौसीकार हैं, रक्कास हैं। ये एक फुल टाइम काम है और ये हॉबी नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्लेजर के लिए करते हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप वक्त गुजारी के लिए करते हैं। ये आपकी रूह का हिस्सा है, आपकी बदन और आपके एक एक रेशे में ही है। इसका तकाजा तो यही है कि फिर आप कुछ भी ना करें। आप देखें ना, बड़े जो नाम हैं, आप वेस्ट में देख लें, आप अपनी रवायत को देख लें, वो जो फिर थे ना शायर, वो फिर शायर थे और उनको या फिर शाह से वजीफ़ा आता था या रियासत देती थी कोई वजीफ़े, या जो भी हुकाम थे वो की वजीफ़े देते थे। बहुत कम लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, राशिद साहब हैं, ऐसे लोग हैं, इब्न इंशा हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम भी काम भी किया और शायरी भी की, लेकिन वो बड़ी कम मिसालें हैं। तो मैं चूँकि अपने रोज़गार के मामले में और इंजीनियरिंग जो मैंने की और 2 डिग्रियां की, बाहर से भी पढ़ा, मैं उसको भी बरूए कार लाना चाहता था। और दूसरा, देखें, लिटरेचर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको रिकग्निशन हासिल करते करते आपकी उम्र 50, 60, 70 साल हो जाती है, तब जाके आप माने जाते हैं। आप मेरू को डरा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़हीन है, और तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कोई भी जो शख्स अपने आप को आर्ट से वाबस्ता करता है, उसको रिकग्निशन ये माननी चाहिए कि उसको रिकग्निशन बहुत अरसे के बाद मिलेगी। उसको कोई ऐसे काम ज़रूर करते रहने चाहिए साथ साथ जिसमें उसको एक फुलफिलमेंट का एहसास हो। फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल, तो आप यूँ समझें कि मैंने अपनी ज़ात की जो तलाश है या अपनी ज़ात की जो पहुँचने का रास्ता है, उसको शायरी के अलावा भी मैं समझता था कि मैं कुछ ऐसे काम भी कर सकता हूँ जिसका मैंने हुनर हासिल किया, और उसके ज़रिए भी मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ चीज़ों में। आपका कहना ये कि लिटरेचर में रिकग्निशन, भाई रिकग्निशन की बात कहाँ से आ गई कि जब तख्लीक जो है वो एक कुदरती अमल है, गर नहीं मेरे शेरों में मानी ना सही, आप रिकग्निशन के लिए शायर हैं या हरफ़े हक़ दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए? वो जो अंदर बात खटक रही थी और जो हब्स अंदर था वो फटके निकला है तो शेर हुआ है, या फिर आपने मुशायरा लूटना है तो शेर? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों बातें किसी हद तक दोनों का ही अमल दखल है। ज़ातियात तक जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट है वो हमेशा चाहता है कि वो उसका इजहार ज़रूर करे किसी भी तरह से, लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि इसमें मुद्दत का भी कोई या किसी मखसूस मुद्दत का भी अमल दखल होता है कि इतनी मुद्दत के बाद रिकग्निशन उसको लाजमी मिल जाए तो तभी वो अपने आप को कोई बहुत अच्छा मानेगा या इस हद तक अपने आप को तस्लीम कर लेगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब वो उससे एक तख्लीक सरजद हो जाती है किसी हद तक, तो वो अपने आप को तो वो शाबाश एक तरह से दे लेता है और उसके अंदर वो हमेशा रहता है कि मैं अब आगे बढ़ता रहूँगा, चाहे मुझे वो उस तरह की दाद मिल रही है, सताइश मिल रही है या नहीं। लेकिन अब ये देखें कि साथ मुझे अब के ज़माने की बात करें कि मईशत के मसाइल भी साथ साथ हैं, और फिर किसी हद तक हर इंसान को नमूद नुमाइश थोड़ी सी पसंद तो होती है, और जब आप एक सच्चे आर्टिस्ट हैं, एक सच्चे फ़नकार हैं, फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको कुछ मखसूस अरसे के बाद तंग कर सकती है। अच्छी बात मैं माना क्यों नहीं जा रहा कि भाई मईशत के भी मसाइल हैं, और उस पर हम पूछेंगे आप दोनों से कि आप दोनों साहिब किताब हैं, किताब बिकती है क्या जो मईशत आपकी बेहतर हो? लेकिन एजाज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि उन्होंने कहा है कि जी रिकग्निशन मांगता है, और सबसे ज़्यादा रिकग्निशन की ज़रूरत जो है वो गायक को है, इसलिए कि जब तक उसकी सताइश ना हो उसका गला गर्म नहीं होता, और हम आपकी सताइश करने को बेचैन हैं।
कृपा करो मो पर कृपा करो मो पर कृपा करो मो पर कृपा करो मो पर कृपा करो हे गुनियन पालन सरकार विघ्न हरता मो पर कृपा करो मो पर कृपा अखिल ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड नायक सकल जगत सुखदायक सकल जगत सुखदायक शुभंकर विनायक सब सुख करता मो पर कृपा करो मो पर कृपा करो मो पर कृपा करो मो पर कृपा दीम तोम तन तदीम तन नदीम तोम तन तदीम तन नदीम तोम तन तन नदीम तोम तन तदीम तन नदीम तोम तन तदीम तन नदीम तोम तन नदीम तोम तन तनदीम तन तदीम तन तनदीम तन तदीम तन तनदीम तन तदीम तन तन तदीयन दियन तनन तदीम तनन तन तदीयन तदीम तनन तन तदीयन तनन तदीम तनन तन तदीयन तदीम तनन तन तदीयन तनन तदीम तोम तन तदीम तनन तदीम तोम तन रे रे ग म पद म पद नि ग ग ग नि ग ग नि ग म म द म ग रि ग तदीम तोम तन तदीम तनन तदीम तनन तदीम तनन ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। फ़ातिमा मेहरू से गुफ्तगू हो रही है और तौसीफ़ ख्वाजा से, और अभी इब्तदाई बात है, अभी हमने तौसीफ़ से पूछना है कि भाई आप पुरानी इमारतों को किस लिए महफूज करना चाहते हैं कि जबकि हम तो तरक्की के मामले में इकबाल के इस मिसरे पे बड़ी पाबंदी से अमल कर रहे हैं कि जो नक्श कुहन तुमको नज़र आए मिटा दो। लेकिन इससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप दोनों से, हम अब शायर लोग हैं और शायर से कुछ ना सुना जाए तो ये तो बड़ी बदतहजीबी है। तो मैं पहले अगर खातून से दरख्वास्त करूं कि आप हमें क्या सुनाएंगे। उन्वान है औरतें हमें धकेलती हैं।
औरतें हमें धकेलती हैं। हम गंदुम पर इक्तिफा कर लेते, लेकिन हमारे सामने कच्ची रोटी की महक रखी गई और फिर रोज़े तोड़ने पड़े। हम एक गुनाह पर राज़ी थे, लेकिन उनमें ममता कूट कूट कर भरी हुई थी, सो हमें सारे सवाब खोने पड़े। हम अपनी ज़मीनों पर मुतमईन होने को थे कि जंगल में लकड़हारे से मुलाकात हो गई और अचानक बरसात। वाह, हमें 4 के मानी मालूम भी ना हो पाते अगर कभी हम एक से सैर न हुए होते और इस अमल को ज़रबे मुसलसल से न गुजारा जाता। वाह, हमें हर कुएं में खुदकुशी का शौक़ भी ना होता अगर वो हमारी रात से ज़्यादा गहरे ना होते और पानी मज़ीद सस्ता। हम उनके वाह। पैरों तलक रहते। वाह, हम उनके पैरों तलक रहते अगर दिल को रास्ता नाव से होकर न जाता और दिमाग वो तकियों पे ना धराती। हमें सुर्ख रंग की आदत डाली गई, जिससे उन पर लगने वाले सारे धब्बे हमारे कहलाए और शराब के माना बदलते रहे। हमें आग से खेलते हुए एक रात भी मुकम्मल न हुई कि ऐलान हुआ, अपनी मर्ज़ी से खेलने पर हाविया हमेशा के लिए तुम्हारी हो। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। मेरा बहुत जी चाह रहा है कि मैं इसी हवाले से बात करूं, लेकिन तौसीफ आपसे इस्तदा है। मुद्दत बाद कलाम शायर बज़बान शायर। में एक नज़्म है, छोटी सी नज़्म है जी। साईं सहेली। साईं सहेली। साईं सहेली मेरे बेली, आप तो सारा दिन काफूरी खुशबुओं में ताज़ा कब्रों के तावीज़ से अपनी पुश्त लगाए ऊँघते रहते हैं। वाह, शाम से आगे गुजरी उम्र की पंजों के बल चलती बातें, वाह, लंबी रातें दिल में कैसा शोर मचाती हैं। रात ढले तक बाज़ारों में सरपट भागते रहते हैं। तारकोल पे पीतल तांबे के बर्तन से रस्सी बांधे ऐसे खींचते रहते हैं जैसे सारी दुनिया अपने पीछे खींच रहे हों। साईं सहेली मैं पीतल तांबे का बर्तन, जाने किस रस्सी से बंधा हूँ, किसके पीछे भाग रहा हूँ। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। दोनों की नज़में जो हैं वो जो हमारा एक अजीब तज़ाद का माशरा है। हम तरक्की करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन मेले की बाइस्कोप में जो कार्ड रख दिए जाते थे और उसी बाइस्कोप की से हम दुनिया को देखते हैं। इस बाइस्कोप में औरत के तशख़्ख़ुस के लिए 4-5 कार्ड हैं, माँ, बहन, बेटी, बीवी। इससे बाहर हम औरत को नहीं देखना चाहते। मेरू ये जो नज़्म जैसे कही गई, इस बाइस्कोप के बाहर तुम कहाँ औरत का तशख़्ख़ुस ढूंढने निकली? ये मुश्किल सवाल इस हवाले से है कि इसका जवाब वाकई तलाश करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे उसका जवाब सिर्फ बजाते शायर तलाश नहीं करना, मुझे कहीं ना कहीं उसकी अमली तफसीर को तलाश करने की भी, और वो एक रोशन सुबह इस हवाले से जो देखने का एक उम्मीद है या एक ख्वाब है, वो है मेरे अंदर। और मैं हमेशा ये चाह रही होती हूँ कहीं ना कहीं कि जिस मैदान में भी मैं जिस तरह से अपनी खिदमत पेश कर सकती हूँ या कर रही हूँ, बजाते बहैसियत एक उस्ताद के या बहैसियत एक बहन के या बेटी के या बहैसियत खुद एक औरत के, तो मुझे बहुत उसकी एक चाह भी है और हमेशा मेरी कोशिश भी होती है कि मैं उसको उस हद को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ ज़रूर पूछूंगा कि ये तो जो बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी, ये रेफरेंसेस तो आसान है ना, वो जो आखिरी रेफरेंस है बहैसियत औरत, वहाँ पे उस कसौटी पे क्या बात हुई? लेकिन तौसीफ ख्वाजा साहब, आपने साईं सहेली की नज़्म हमें बताई और ताज़ा तावीज़ों की कब्रों की बात भी। आप अक्सर जिस पैराए में बात करते हैं वहाँ पुरानी इमारतें नज़र आती हैं, हमें हवेलियाँ नज़र आती हैं। ये क्या रब्त है शायरी में और मुलाजमत में? देखें, जो तारीख़ी विरसा है ना, उसके बारे में जिस इदारे में काम करता हूँ
उसकी एक बड़ी दिलचस्प उसकी फ़िलासफ़ी है, अप्रोच है। वो ये कहते हैं कि दुनिया में इंसानों को तरक्की देने की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, और फिर उससे बिज़नेस तरक्की करते हैं, बहुत सारी सरमाया पैदा होता है जो लोगों पे खर्च कर सकते हैं और दुनिया तरक्की करती है, जो एक हमारी रवायती थ्योरी है। एक थ्योरी जो हमारा इदारा लेके चल रहा है, उनका ये ख्याल है कि अगर जो किसी भी माशरे के, किसी भी कौम के जो कल्चरल एसेट्स हैं ना, कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जो भी अगर आप उनमें इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट भी वैसी ही तरक्की के ज़राए पैदा कर सकती है जैसे कि आपकी रवायती तरक्की का मॉडल है। और हमारे पास मिसालें हैं पिछले 50 साल में पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में जैसे ऐसे हुआ है, जिससे टूरिज़्म डेवलप हुआ है, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। और जो इसमें अज़ाफ़ी बात है ये कि जब आप अगर आप अपना कोई भी मॉन्यूमेंट देखें ना, जो मुग़ल के ज़माने का है या प्री मुग़ल पीरियड का है, जैन मत का, आप उसको बहाली देखें तो वो आपको कनेक्ट करेगा अपने माजी के साथ, और आपको अपनी आइडेंटिटी और आपको अपना सेल्फ और एक अपनी प्राइड देगा, जो ओवरहेड ब्रिज देखकर या शायद आप एक मल्टी स्टोरी टावर देख के शायद आपको। तो इसमें तो ये जो काम है तारीख़ी विरसे की बहाली का, जिससे मैं वाबस्ता हूँ पिछले कई साल से, इसका आपकी चूँकि शख्सियत के साथ, आपकी ज़ात के साथ, आपकी पहचान और आइडेंटिटी के साथ, आपकी इस चीज़ों के और कायनात की और दुनिया से ताल्लुक़ के साथ एक जुड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अगर कोई टेंजिबल हेरिटेज कर रहे हैं या इनटेंजिबल हेरिटेज कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे इनकी सरहदें मिलती हैं आपस में, इनकी सरहदें जुड़ती हैं आपस में। तो इसमें उतना फ़र्क मुझे शायद महसूस नहीं होता जितना शायद इंजीनियरिंग की जो हमारी रवायती हैं, अगर आप नहरी इंजीनियर हैं, इरिगेशन इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो वो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया में और एक अलग में ले जाता है। तो इसमें काफ़ी कुर्बत है। तो मुझे ये खुशी है कि मुझे तारीख़ी विरसे की बहाली का जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर में या नॉर्थ में जिसमें हमारा इदारा है, तो वो मेरे जो लिखने का शौक़ है और लिखने की जो आदत है आप कह लें, उसमें मदद देता है। और जब हम इन इमारतों में जाते हैं, इन नेबरहुड्स में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो आपको आप बड़ा फैसिनेट करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे पिक्चर वॉल है लाहौर फोर्ट में, अगर आप देखें 3000 पैनल हैं, उसमें हर पैनल पर एक सिंबल है। वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल है। हर सिंबल की एक स्टोरी है। कहीं बादशाह शिकार पे जा रहा है, कहीं हाथियों की लड़ाई हो रही है, कहीं जन्नत से शराब लेके एक फरिश्ता आ रहा है। इस तरह की बेशुमार मिसालें। तो ये चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं। तो सिर्फ क्या बात है, क्या हम दुनिया भर में जाएं और अभी गल्फ़ के ममालिक में हम देख रहे हैं कि बुलंद बाला इमारतों का बड़ा शोर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, उसको देख के ऐसा लगता है अच्छा साइंस का कोई करिश्मा है, कोई साइंटिफिक चीज़ है, उससे घर की फीलिंग नहीं आती। नहीं, जो एक कनेक्शन है, ह्यूमन कनेक्शन, वो नहीं होता। लेकिन क्या सबब है कि ये जो हमें हमारी मिट्टी से कनेक्ट करते हुई इमारतें हैं, आप ये बात बतला रहे हैं कि शाही किले में एक ऐसा पैनल है, वो म्यूरल दुनिया का सबसे बड़ा पैनल है, म्यूरल है। ये कहानी तो हमारे बच्चों को नहीं सुनाई गई और ना हम इसकी बात करना चाहते हैं। क्या सबब है? क्या हम अपने सकाफत पे ख़ाइफ हैं? क्या हम शर्मिंदा हैं? क्या सबब क्या है? एक तो देखें, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, कोई भी कौम जो है ना, चाहे वो वेस्ट में है, ईस्ट में है, उसकी जो अपना कल्चर है ना और अपनी स्टोरी है, वो ही उसकी हकीकत है। कहानी वही है, वही उसकी। मंडेला ने कहा था ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है। तो ये बात अब, लेकिन जब हम अफ्रीका का सोचते हैं तो हमारे ज़हन में अफ्रीका की गुर्बत, कहत, जुल्म, खाना जंगी, इसके अलावा कोई तस्वीर आती नहीं। और ये मीडिया ने और तारीख़ ने पिछले कई सालों में, कई दौर में हमारे जहन में ये तस्वीर बिठा दी है।
असलियत तो आपकी असल, आपकी पहचान तो वो आपका अपना तौर तरीका, आपका अपने रस्म व रिवाज है। लेकिन चूँकि दुनिया में तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है और पिछले 200 साल में जो तरक्की हुई है वो शायद पिछले कई हज़ार सालों में ऐसे नहीं हुई, और एक आलमगीरी सरमायादारा निज़ाम है और उसके एजेंडाज़ हैं और वो फैल रहा है बड़ी तेज़ी से, और वो आपके घरों के अंदर, आपके बेडरूम्स के अंदर तक दाखिल हो चुका है, और आपकी दिन रात जैसे फ़ोन के ज़रिए आप जी। तो इसमें अपनी सकाफ़त को बचाना बहुत मुश्किल है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये हमारे हमसाया ममालिक हैं, उसमें आप देखें कि काफ़ी कदरें बेहतर है, वो फिर भी एक लोग नाज करते हैं अपने तौर तरीक़ों पे। हम अपनी ज़ुबान तक तो बोलते नहीं हैं। हमारे कई आप पाकिस्तान के हिस्सों में जाएं, बच्चों को नहीं अपनी माँ बोली सिखाई जाती, और इस पे बड़ा फ़ख्र करते हैं अंग्रेज़ी बोलने पे। और ठीक है, अंग्रेज़ी तरक्की की ज़ुबान है और अंग्रेज़ी आनी चाहिए और अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, और उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़ुबान भी आनी चाहिए और अपना तरीका भी आना चाहिए। मैं तो अंदरूनी शहर से आपका ताल्लुक़ है, क्या खूबसूरत चौबारों का इलाका है, क्या खूबसूरत गलियां हैं, क्या खूबसूरत हवेलियां हैं। आपकी अपनी जो तहरीर है उस पे, उसकी जमालियात पे इसका कुछ असर आया क्या? क्योंकि मैं एक चीज़ से एकदम चौंक गया जब मैं आपकी शायरी पढ़ रहा था। वो जो आपका इब्लाग है वो बड़ा आपका इब्लाग है। उसमें लेख का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल हुआ है, जो प्राकृतों से, हिंदी से, पंजाबी से होता हुआ ज़बान उर्दू के दामन में आया होगा, लेकिन हम इतने ज़्यादा फ़ारसी ज़दा और इतने अरबी ज़दा हैं कि ये जो लहजा तो आपका सुभान अल्लाह, ये इब्लाग भी चौंका देने वाला है। तो क्या ये अंदरूनी शहर की अता है? मुझे लगता है कि जब मैंने ख़ुद दानिस्ता तौर पे इस तरफ सोचने की कोशिश की कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि इस अंदरूनी शहर से है, तो मेरी कुछ नज़में उस तरह की, उस तर्ज़ की हुई, या मुझे लगता है कि दानिस्ता तौर पे मैंने वाक़तन उन मौज़ूआत को सोचा और उस तरह से उनको बयान करने की कोशिश की। शायद उसमें मैंने, जैसे आप ज़ुबान का वो कह रहे हैं या अब्लाग का कह रहे हैं, मैंने उस तरह से दानिस्ता तौर पे वो अल्फाज लाने की कोशिश की। जैसे मेरी एक नज़म तांगा आपने इसमें देखी होगी कि ये किताब में मैंने बाकायदा, मैं बिल्कुल पेश कर देती हूँ। तो मैंने फिर दानिस्ता तौर पे उसको लिखा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ चूँकि अंदरून से था और मैं चाहती थी कि मेरे पढ़ने वाले, चाहे मेरा ताल्लुक़ अंग्रेज़ी अदब से है और वो जैसे आप कह रहे हैं कि डिक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरों से, तो वो भी आती रहे, लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि मेरा शहर जो है वो अंदरून शहर लाहौर है, तो वो मैं पेश कर देती हूँ ताकि थोड़े साइड। मैं एक तांगे वाले को जानती हूँ, मैं एक तांगे वाली को जानती हूँ, जिसके पास अब घास खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। जब शहर जवान और वो नादान थी तो कितने ही बाबू नुमा मुसाफिर बहुत सुबह से बहुत रात तक मुख्तलिफ अड्डों पर शिद्दत से उसका इंतज़ार करते। टकसाली दरवाज़ा, कृष्ण नगर, नगर नगर, सजूल टांगों और गोल मटोल पहियों वाला तांगा, शहर के ठंडे मीठे पानी और हवा से मस्त होकर जैसे उड़ता फिरता, सख्त से सख्त सड़क पर बिना थकावट गिरावट भागता रहता। वो अपनी खोई खोई आंखों से मुझे बताती कि कितनी ही बार बोझ ज़्यादा होने के बावजूद वो कुछ सख्त ज़रूरतमंद मुसाफिरों को इनकार नहीं कर सकती। वाह। खुसूसन दौरान हंगामी हालात, मसलन मूसलाधार बारिश की रात या अचानक कहीं आग लगने के तंग मज़ाफ़ात। अब शहर बूढ़ा हो गया है, अब शहर बूढ़ा हो गया है। तांगे वाले को ख्वाब में हंटर दिखाई देते हैं, सो वो सुमो तले किसी पत्थर, शीशे या गड़े को रौंदने से डरती है, मगर मैं उसके बालों में छुपी खाल पर लगे निशानात से बखूबी जान लेती हूँ कि कोई और हुनर या सवारी ना रखने के बावजूद खूबसूरत बल खाती सड़कों से मोहब्बत उसे कभी अपने गांव वापस नहीं जाने देगी। वाह वाह, क्या तहदारी, क्या है, कहाँ की बात है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो असी आपकी नज़मों में हमें बहुत जगह, जैसे अभी आपने जब अपना ये दिबाचा भी लिखा, तो जितने भी रेफरेंसेस थे वो सब कश्मीर से आ रहे थे। कश्मीर का कोई ऐसा शायर जिसकी शायरी ने आपकी शायरी को महमेज दी हो? देखिए, ये बात तो मैं मानता हूँ कि
जिन आप यूँ समझ लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 10, 15, 20 साल जिन इलाकों में गुजारे ना, और वो बहुत ही खूबसूरत इलाके थे, वो पहाड़ थे वहाँ और दरिया थे और नदियाँ थी, उसमें असल उस लैंडस्केप में मैं रहा हूँ और वो मेरी तख़य्युल का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये इसको कामयाबी कहा जाए या इसको एक इत्तेफाक कहा जाए कि वो फिर मुझे लिखने में मैं वापस उसी लैंडस्केप में जाके लिखता हूँ। जहाँ तक किसी कश्मीरी शायर से, तो मुझे पसंद तो मेरी जो पसंदीदा तरीन शायर है वो तो लाल देदी हैं, लाल देदी हैं, क्योंकि वो सूफ़ी जो उनका एक अंदाज़ है लिखने का। और फिर आप लाल देद की शायरी की अज़मत ये देखें कि 14वीं सदी की शायरा हैं और 14वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक तकरीबन 250 साल तक जितने तस्करे लिखे गए किसी में उनका नाम नहीं है। शी वॉज फॉरगॉटन, उनको भूल दिया गया था। और फिर पहली बार 17वीं सदी में किसी ने कहा कि वो भी तो एक खातून, और फिर तब जब दुनिया ने देखना शुरू किया तो फिर उन्हें पता चला। तो वो एक बहुत गैर मामूली शायरा, और उनकी ज़िंदगी आप देखिए तो उससे तो मैं एक महमेज़ तो है, उससे एक मिलती है। लेकिन वो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी शायरा थी और कश्मीरी ज़ुबान में लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी अपने फितरत का बड़े मज़मून हैं। सूलियाँ मक्खियों को गाड़ने के लिए नस्ब नहीं की जाती लल्ला। लेकिन अब वक्त हो रहा है मौसीकी का, तो हम रात की जानिब चलते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप कुछ सुर बिखेरिए। जाने न जाने जाने न जाने न जाने बाग तो सारा जाने बचता
मेहरो वफा ओ लुत्फ ओ इनायत, मेहरो वफा ओ लुत्फ ओ इनायत, एक से वाकिफ हिंद नहीं, और तो सब कुछ जो कराया, और तो सब कुछ जो कराया, रमज़ो इशारा जाने जाने न जाने, कोई न जाने, जाने न जाने, कोई न जाने, बाग तो सारा जाने है, पता टूटा टूटा हाथ हमारा, जाने जाने न जाने, कोई न जाने, जाने न जाने, कोई न जाने, अब तो सारा जाने है, पता टूटा टूटा। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त और गुफ्तगू तौसीफ़ ख्वाजा और फ़ातिमा महरू से। तौसीफ़, आपने अपनी किताब का अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा किया है, आपकी ये किताब, और द गेज़ एंड अदर पोइम्स तौसीफ़ ख्वाजा, और आप अपने दोस्त इदरीस बाबर से अपनी नज़मों का तर्जुमा करवाया है। सबब क्या हुआ कि जो आपका बड़ा ज़ाती सा हादसा था उसको आपने मार्केट करने के लिए मुनासिब समझा कि उसे अंग्रेज़ी ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि आजकल की नई पौध को शेर समझ में नहीं आता? क्या सबब हुआ, क्यों आपने महसूस किया कि इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी होना चाहिए? देखिए, मेरा ख़्याल है कि आप जो भी काम कर रहे हैं जिसका तख्लीक से ताल्लुक़ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। और बहुत से लोग आजकल इस पे सवाल भी उठाते हैं और इस पे एतराज़ भी करते हैं कि जी फेसबुक पे बहुत शायरी हो रही है, यूट्यूब पे बहुत शायरी हो रही है। ठीक है, हो रही है, नौजवान लोग लिखते हैं, ठीक है, आप हमें ये समझना चाहिए पे शेर बा तस्वीर भी हो रहा है बात ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि जो बहुत सारी दाद और बहुत सारी अहमियत आपको एकदम मिल जाती है, वो असल में उतनी गहरी नहीं होती, उसमें वो गहरी समझ नहीं होती। और लेकिन ओवरऑल तो ये एक अच्छा और अंदाज़ है, लोग एक तामीरी काम है। तो मुझे मकसद यही था कि इसका वो लोग जो मेरा एक बहुत काफ़ी हल्का है ऐसे लोगों का जो मैं जानता हूँ जो उर्दू नहीं पढ़ सकते और उर्दू नहीं समझ सकते, तो उन तक भी ये आवाज़ पहुँचानी थी। और दूसरा इदरीस का बहुत शुक्रिया, वो एक बहुत गैर मामूली जीनियस में उन्हें समझता हूँ, अपनी लिटरेरी जीनियस है। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की और बड़े दिल लगा के उन्होंने, बल्कि वो मजाक में उनके साथ कर रहा था कि वो जो ख़याम के साथ हुआ है कि उमर ख़याम को इतने अच्छे मुतरजम मिले कि लोग मजाक करते हैं कि लोग ख़याम की शायरी में ख़याम के तर्जुमों का मज़ा ढूंढते हैं। अच्छा, इससे दो बड़ी अहम बातें निकल रही हैं। आप तो इदरीस बाबर और इस नौ के जितने नए शायर हैं उनके हवाले से, और मैं आप दोनों से वो सवाल ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल मैंने इसलिए किया था, उर्दू लिटरेचर में अगरचे इसकी उम्र कम है, लेकिन जितने बड़े ज़ोरदार लहजे हैं और ख़ास तौर पे मैदान शेर में जैसे जैसे नाम हुए,
बदकिस्मती ये है कि हम उसे बैनुल-अक़वामी जो क़ारी था उस तक पहुंचा नहीं सके। नहीं फैज़ साहब खुशनसीब ठहरे कि आपकी नज़मों के तर्जुमे हुए और दुनिया आपसे वाकिफ़ हुई और वो बैनुल-अक़वामी सतह पे जाने गए। जो बैनुल-अक़वामी अदब बहुत मशहूर हुआ उसमें तराजिम का बहुत हाथ है। हमारे यहाँ मेरे क्या वजह है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई और जो हमारे इदारे हैं वो हमारे शायर को, हमारे अदीब को बैनुल-अक़वामी मंडी तक नहीं ले जा सके। मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा अगर मैं कुछ रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो अब इसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैं पिछले साल मादरी ज़ुबानों का जो एक दो इस तरह के बुक फेयर या मेले या कुछ इस तरह की हुई तो मुझे वहाँ मदऊ किया गया और मैंने वहाँ देखा कि वो बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं मकामी सतह पर, जो पहले बिल्कुल ही कभी सुनने में नहीं आता था, उन पर काम हो रहा है और बाकायदा उसमें लिटरेचर पे भी। ये जो शेर है मसलन नासिर काज़मी साहब के क्या नाम, क्या उनका काम नासिर साहब का, या फिर आप बात कर लीजिए जैसे मिजाज की शायरी है या अदा जाफरी की शायरी है, इनके तराजिम ताकि वो इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच सकें। मसलन हमारे यहाँ जो औरत की शायरी है और जैसी विमेंस मूवमेंट में बड़े ज़ोरदार लहजा है, अदा ने जो बिसरे कह दिए सो कह दिए, कोई संगे राह भी चमक उठा तो सितारे सहरी कहा, मेरी लाज जो तेरे हाथ थी उसे किसने तीरा शबी कहा। अब ज़रूरत थी कि इसे लंदन में, अमेरिका में बैठी हुई औरत, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें ये भी है कि जैसे अभी सर बात कर रहे थे, बहुत शुरू में हम बैठे हुए थे कि वो किताब वाला सिलसिला कम होता जा रहा है और जैसे आप टिकटॉक की बात कर रहे थे तो ये चीज़ें भी साथ साथ हैं। वो तरबियत अब उस तरह के साथ नहीं रही, वो ज़रूरत अब हमें लगता है कि यानी मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेरा ताल्लुक़ अदब के साथ है तो शायद मुझे किसी हद तक लगता है कि शायद मुझे ही ये थोड़ी सी प्यास और तलब महसूस होती है। बाकी बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल बहन भाइयों में और दूसरी उन चीज़ों में वो यानी इतनी करीबी अगर मैं देखूं तो मुझे कोई ऐसी मिसाल नज़र नहीं आती। तो कहाँ आप इस सतह पे सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं हम इस हवाले से कि माशरती सतह पे और फिर जहाँ पे ये एक दौर चल रहा है कि जहाँ सिर्फ अपनी तख्लीक़ात और अपनी ज़ाती नमूद नुमाइश की एक दौड़ लगी हुई है, तो फिर हम वहाँ कहाँ सोच सकते हैं कि इतना वक्त निकाला जाए और ये सब कुछ। बिल्कुल पॉडकास्ट है, मार्केटिंग अच्छी है। तो सिर्फ हमने इब्तिदा में बात की और हमने यादिश बखैर अपने पुराने दोस्तों का जिक्र किया और जो वो ऐसे लहजे थे, उस ऐत में बड़े मुस्तहकम लहजे जो थे वो पेश किए। ये वही दौर है कि जब गाफ़िर शहज़ाद को हमने उभरते हुए देखा, हमने तैयब रज़ा को उभरते हुए देखा, हमने शकील जाज़िब को उभरते हुए देखा, अकबर नासिर साहब शायरों में अफसरों में शायर हो गए, उनके भाई अशफाक बहुत अच्छे शेर कहने वाले, जो ख़ुद अदब में एक मुनफरिद मकाम इदरीस बाबर ने बना लिया है। और तख्लीक का पहला हुस्न ये होता है, उसका चौंका देने वाली बात ये होती है कि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट होती है नशरे के हिसाब से। फिर भी क्या सबब है क्या पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा चेहरे की बात करें अगर आज, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब पे लकीर लग जाती है। उसके बाद के आने वाले इतने मुस्तहकम जो अपनी जगह पे इतना बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही सीरियस लहजा है और बात बड़ी पुख्ता की गई है, लेकिन उन्हें वो सताइश या वो मकबूलियत या वो मकाम नहीं मिलता नज़र आया हमें। जो दो बाकायदगी से हैं, वाबस्ता हैं नज़्म से, गज़ल से। आज भी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे लिखने वाले हैं इसमें कोई गज़ल, लेकिन ये बात मैं आपकी मानता हूँ, चूँकि वो अगर आप उस ज़माने को याद करें ना, एक PTV होता था, शाम 5 बजे बसीरत और रात 11 बजे फरमाने लाही। अब तो इतने सारे चैनल हैं और मशहूर होने चाहिए। नहीं तो उस पे जो लोग आते थे और जिनको वो बना देता था ना, वो फिर नेशनल आइकॉन्स बन जाते थे। अब तो 50 चैनल हैं, 40 पे तो सियासी गुफ्तगू हो रही होती है प्राइम टाइम में, और फिर उसमें शेरियत बिल्कुल नहीं। तो वो एग्जैक्टली दुरुस्त फरमाया आपने। तो उस वजह से अब कंपटीशन बढ़ गया है और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे कतई ये मुराद नहीं है
कि अच्छी नज़म लिखने वाले, अच्छी गज़ल लिखने वाले, अच्छा ड्रामा लिखने वाले अफसाना निगार आज भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो फेस्टिवल्स की रिवायत शुरू हुई है, मैं आपको बताऊं, लोगों के तरह तरह के एतराज़ है, लेकिन ये इंतहाई तामीरी और इंतहाई एक सेहतमंद एक्टिविटी है। लोग किताबें आते हैं, किताबें लॉन्च होती हैं, किताबों के बारे में सुनते हैं, अदबी मुज़ाकरे होते हैं। तो ये और तो ये मेरे ख्याल है कि शायर को इसकी शायरी को मकबूल बनाने में एजाज़ का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, अभी जैसे तुराबी साहब की जो एक नज़्म, वो अजनबी था मगर उससे शनासाई न थी, कैसा वो, और वजह ये है कि वो टाइटल सॉन्ग बना। तो बिल्कुल वो ऐसी मकबूलियत का सबब ये भी है, वो हमारे यहाँ कुछ कम अब है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर देखें ना, लोग आज भी कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत वो नूरजहां वाला की जो नज़्म है, फैज़ साहब से बाकायदा कहा जाता था नूरजहां वाली नज़्म। नूरजहां वाली नज़्म, तो वो तो, और आपको अगर याद हो, गालिब ने भी जब पहली बार गाई गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो शायरी नहीं कोई बुला सकता जो बाज़ार में गाई जाए, उस शायरी को कोई बुला नहीं सकता। अब उनका अपना अंदाज़ था, उस वक्त की बात थी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर वो गायकी के ज़रिए ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फिर गायकी की वजह से याद भी रहे, तो वो बड़े देर तक वो तो चीज़ें याद करें, शायद खुद गायक भी हो जाए, महसूस गाती भी है। वो तो एक शौक के लिए तो मेरा ख्याल है। और फिर फनकार अगरचे वो खुद ना भी गा सकता हो, मेरा ख्याल है कि उसके कान ऐसे पैदा होते हैं, उसकी रूह ऐसी होती है कि वो हमेशा ही रिदम में रहता है, वो हमेशा एक धुन में रहता है। अच्छा, शायरी तो सिर्फ रिदम का नाम है, उसमें एक शायद सुनाई ना देने वाली और दिखाई तो बिल्कुल ना देने वाली झनकार होती है। अगर ऐसा सबब है तो फिर ये नस्री नज़म क्या है? तो इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर एक अंदरूनी रिदम होता है, अंदरूनी आहंग है। ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी लिखते हैं। मैंने भी, मेरी 15-16 नस्री नज़में हैं। ये झगड़ा अब काफ़ी पुराना हो गया है और मेरे ख्याल में इस पे गुफ्तगू तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है और लोगों ने तस्लीम कर लिया है इसको। चूँकि जब कि नस्री नज़म का वजूद है और इसमें अच्छी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अगर आपको याद हो, जब ये नज़म शुरू हुई थी, राशिद साहब जैसे बड़े लोग और मीरा जी, तो उस वक्त यही सवाल नज़म पे थे। आप अफज़ाल अहमद सैयद को देखें, आप ज़ीशान साहिल को देखें, और ये तो मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ और बेशुमार लोग हैं। और नज़में बड़ी गैर मामूली नज़में उन्होंने कही हैं और वो नज़म आपको चौंका देती है, अपनी गिरफ्त में ले लेगी और आप सोचेंगे कि शायद ये बात तो अगर मैं ओज़ान की पाबंदी करूं तो मैं कह ही नहीं सकता हूं ऐसी। और होगी वही बात है, अंदरूनी आहंग होगा और उसके अंदर एक, जब वो नज़म आप ख़त्म करेंगे ना तो आपको एक जैसे कलम तोड़ दिया, कोई स्ट्राइक होगी चीज़, तो ऐसी तो नज़्म है। और अब बाज़ तो अमीर शायद साहब कहते हैं इसको नस्म कहना चाहिए, नसरी नज़्म को नस्म कहना चाहिए। अब ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका जवाज़ मौजूद है लिखने। फातिमा, आपने बात की कि जो नई नस्ल है उसके अपने मौज़ूआत हैं। एक ज़माना था कि जो भी बात हो रही थी वो माशरे ने जो चौपाल बना दिया था बात करने का, उसमें ही होती थी, नया ख्याल वहीं आता था। नई नस्ल क्या सोच रही है, बगावत का लहजा किधर जा रहा है, वो किसी रिसाले में छपता था, वो किसी अखबार के सफ़े पे आता था, या वो किताब की सूरत में आता था, पैम्फलेट की सूरत में आता था, हर सूरत में माशरे में रहता था। अब एक मुतवाज़ी माशरा बन गया है जिससे पुरानी नस्ल को जाते हुए दिक्कत है कि टेक्नोलॉजी बीच में आती है, साइबर स्पेस में क्या बात हो रही है, किताब और कागज़ की दुनिया में रहने वालों को उसका इल्म नहीं होता है। तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि नई नस्ल क्या बात कह रही है और ख्याल कहाँ जा रहा है। कैसे इन दोनों को मिला पाएंगे और शायरी में नए मजमून क्या आ रहे हैं, कैसे मालूम पड़ पाएगा? इसका ताल्लुक जिससे हमारे रहने सहने का अंदाज़ होता है,
तो मुझे लगता है कि जैसे उसमें वक्त के साथ जो है इर्तिका का चलन जिसको हम कहते हैं, साथ साथ फ़र्क आ रहा है और आता ही है हमेशा, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा शायर को या फ़नकार को ख़्याल रखना पड़ेगा कि कम से कम उसकी बुनियाद रिवायत पर हो। अगरचे वो तैयार है और बिल्कुल बगावत के उसके लिए तैयार है अपने तौर पे भी, और वो चाह रहा है कि माशरे का भी कोई नया रंग पेश करे अपने कलम के ज़रिए या किसी और इजहार के ज़रिए, तरीक़ा इजहार के ज़रिए, तो उसे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कम से कम मेरी बुनियाद रिवायत पर हो, फिर मैं नई बात करूँ, ताकि मुझे ख़ुद भी इल्म हो कि कितना फ़ासला आया है, क्या चीज़ें मैंने छोड़नी है, और अगर छोड़नी है तो मुकम्मल तौर पे उनको छोड़ना है या कुछ रंग उनका साथ लेकर चलना है। कम से कम जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ या जहाँ मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे पता हो कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, किस माशरे में मौजूद हूँ, मैंने किन पत्थरों पे चल के मैं अपनी जो मैंने एक सोची हुई मंजिल है मैं वहाँ तक आया हूँ। तो मैंने भी जब ये किताब लिखी तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ज़्यादातर सवाल यही किया गया कि आपके मौज़ूआत नए हैं और ऐसे है वैसे है। तो जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। मुझे अभी भी लगता है कि वो जो किश्वर आपा वाले मसाइल थे या दूसरी बातें थी या सारा शगुफ्ता वाली जो वो थी, उसमें वक्त के साथ थोड़ा सा तब्दीली तो आती है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। फिर कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज़ाती किस्म की नज़में लिखती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आज की लड़की, मेरे मसाइल वही हैं। जैसे मेरी दूसरी किताब भी अभी सिलसिला उसका बन रहा है, एक ज़ेर इशात है वो, तो वो उसमें तनवीर अंजुम साहबा से मैंने दरख्वास्त की कि आप इस पर आप कुछ फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि मेहरू ये आज की और नए ज़माने की हर लड़की की आवाज़ है। तो मैंने उस पर दोबारा देखा कि मैंने तो बहुत ज़ाती हद तक जाके इस पे सोचा था। मैं तो बड़ा, मुझे लगता है कि शायद उस तरह से गैदरिंग्स में नहीं जाती और माशरे से मैं बड़ा, लेकिन बहैसियत फ़नकार या बहैसियत एक शायर तो आप नहीं इन चीज़ों से दूर रह सकते। तो मैं नहीं इस चीज़ के ऊपर एग्री करूँगी कि यानी हम बिल्कुल बाकी रवायत को या पिछली चीज़ों को छोड़ के चलें और हम बिल्कुल उससे अलग किस्म के कोई फ़नकार हैं। सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गिल भी है। तो ऐसे भी आपने शुरू में ये बात कही थी कि तीन ही मसाइल हैं, तख्लीक है, आपका अपनी ज़ात है या परवरदिगार आलम है, इसी से कायनात है, इससे मुतालिक। तो मैंने आपसे सवाल ही करना, अगर यही तीन बातें थी तो फिर नई बात क्या है? लेकिन उससे पहले मैं एजाज़ की जानिब जाना चाहूँगा और मैं एजाज़ से कहूँगा कि कुछ नई बात आप करके दिखाइए। Bye.
तुम्हें याद हो के न याद हो पागनी बहता तुम्हें याद हो के न याद हो जो तुमने करार था। कोई बात ऐसी अगर कोई बात ऐसी अगर हुई, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी अगर हुई, कोई बात ऐसी अगर हुई तो तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयासी पहले भूलना, तो बयासी पहले भूलना, तुम्हें याद हो के न याद हो वो जो हमने तुमने करार था। He dug so deeply into his sentiments that in search of interest he found love. Because by trying to make her love him, he ended up falling in love with her. Petra Coates, for her part, loved him more and more as she felt his love increasing, and that was how, in the ripeness of autumn, she began to believe once more in the youthful superstition that poverty was the substitute of love. Both looked back, then on the wild rivalry, the gaudy wealth and the unbridled fornication as an annoyance, and they lamented that it had cost them so much of their lives to find the paradise of shared solitude. Madly in love, after so many years of sterile complicity, they enjoyed the miracle of living each other as much at the table as in the bed. And they grew to be so happy that even when they were two worn out people, they kept on blooming like little children and played together like dogs. Gabriel Garcia Marquez की किताब 100 Years of Solitude से एक इक़्तिबास। ख़वातीन हज़रात, आज की रात गए की नशिस्त में बैनुल-अक़वामी अदब से गैब्रियल का इंतख़ाब किया गया। 6 मार्च 1927 को कोलंबिया में पैदा हुए और अप्रैल 2014 में मैक्सिको में आपकी वफ़ात हुई। हिस्पानवी ज़बान के 2 नाम ऐसे हैं और दोनों लातीनी अमेरिका से हैं, एक पाब्लो नेरूदा और दूसरे गैब्रियल, के अस्र हाज़िर के अदब पे इनकी छाप बहुत है। और सबब शायद ये है कि वो जो अदा ने कहा था ना कि आशना आशना पयाम आए, अजनबी अजनबी ज़मीनों से, भले किसी और ज़बान में बात की गई थी, लेकिन जब्र
और कहर और जिसे कहना चाहिए ना नामसाइद हालात एक जैसे थे कि दोनों जगह के मसाइल एक हुए और ज़बान के एक ना होने के बावजूद भी पैगाम हमें समझ में आया और हमारे दिल को छू गया। मुझे ये बताइए, आप अंग्रेज़ी अदब की उस्ताद हैं, गैब्रियल ने जिन मज़ामीन पे लिखा है, क्या जो हमारे यहाँ एक पौध नई आई है जो अंग्रेज़ी भी लिख रही है, हम देख रहे हैं भट्टी का काम है और कामला शमसी का काम है, बहुत से ऐसे नाम हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ अफसाना लिखा जा रहा है, कहीं कहीं आपको इन बैनुल-अक़वामी मशाहीर की छाप नज़र आती है? मेरा ख़्याल है कि वही बात कि फ़नकार हर ख़ित्ते से एक तरह से रूहानी ताल्लुक़ तो रखता है, और फिर वो चूँकि इंसानी नफ्सियात की बात आती है तो अंदाज़ हमारा अपना अपना होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गैब्रियल गार्शिया जैसा इतना बड़ा एक राइटर गुज़रे या मौजूद हो या उसकी किताबें हमारे पास हो, उसका काम हमारे पास हो और हम उससे मुतासिर ना हों। ख़ुसूसन मैं कहती हूँ कि नावल में जितना उनका काम मौजूद है वो हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि एक पूरी सेंचुरी पे या सेंचुरीज़ पे कहीं यहीं उनका नाम जो है वो मौजूद रहेगा। उन्होंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो हमें बना के दिया नावल। हम तन्हाई के 100 साल को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, कौन सा मौजू ऐसे है जिसको हम लार्जर देन लाइफ थीम्स कह सकते हैं कि जो उसमें मौजूद नहीं है। आप ज़ाती कैरेक्टर्स को देख लें और आप बड़े से बड़ी बात उसमें कर लें, पोस्ट कलोनियलिज़म जिसके अंदर कवर हो रहा है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिसको उन्होंने टच नहीं किया। उसमें से एक दो हो सकते हैं, जैसे आप कामिला शमसी का जिक्र कर रहे हैं या जो जैसे हम नए मोहसिन को हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। तो वो कुछ उसमें से मेरा ख़्याल है कि वो अंदाज़ ना सही लेकिन नफ्सियाती पहलू जो हैं, जिस तरह के उन्होंने मैजिकल रियलिज़म है, तो वो अभी तक हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो अब शायद पहले इतना उस तरह से नहीं था मशहूर, लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि हर एक राइटर ये चाह रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसमें वो एलिमेंट मैजिकल रियलिज़म जो स्पेसिफिक उनकी एक खूबी है या उनकी पहचान है या उनका फाउंडर कहा जाता है, वो मौजूद है। कुछ ना कुछ तो असरात हैं, बिल्कुल मौजूद अच्छा, हैं। ये नावल जो है 100 Years of Solitude 1967 में शाया हुआ, 46 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका, 5 करोड़ से ज़ायद कॉपियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है इस नावल में कि ये ऐसा दिलों को छू गया और ऐसा इसका ग्रिप है? तो देखिए, ये अगर हम इस नावल का देखें ना, ये इसका गैब्रियल गार्शिया मार्केज़ ने ख़ुद बताया है, 18 महीने उन्होंने लिखे और 11 ड्राफ्ट थे इसकी तख्लीक का। आपको पता होगा कि ये बहुत अरसे से उनके जहन में था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको शुरू कैसे करना है। फिर एक बार वो गर्मी की छुट्टियां गुजारने बच्चों के साथ घर से निकले तो अचानक उन्हें उनकी बेगम ड्राइव कर रही थी। उन्होंने कहा बेगम को कि मुझे समझ आ गया अभी कि मैंने ये नावल कैसे शुरू करना है, तो उनकी बेगम ने वहीं से गाड़ी मोड़ी। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम चलो और अभी लिखो, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे छुट्टी, बच्चों की छुट्टियाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्त नहीं गुजरना चाहिए। उसके बाद 18 महीने रहे, जिनमें से 9 महीने उनके पास अपने घर का किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ जुड़े रहे। तो कमिटमेंट सिर्फ बताना चाहता हूँ। देखें, इसकी आगाज़ आफरीनिश है, जो पहला कैरेक्टर है उसकी दुम है, तो आप देखें आगाज़ कहाँ से किया है, और जो आखिरी कैरेक्टर है वो भी वही दुम वाला। तो वो एक पूरा आफरीनिश से लेके इंसानियत के इख्तिताम तक का। और फिर मैं तो यूँ समझता हूँ कि 100 साल में कायनात, उनका मकसद क्या दिया है कि अगर कायनात की उम्र 100 साल होगी तो वो कैसे 100 साल होंगे। गैब्रियल ने कहा था कि ये दुरुस्त नहीं है कि लोग ख्वाबों का पीछा इसलिए छोड़ देते हैं कि वो बूढ़े हो जाते हैं। लोग बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि वो ख्वाब देखना बंद कर देते हैं। सो तौसीफ ख्वाजा, हम चाहते हैं कि आप अपना ख्वाब हमें शेर की सूरत में सुनाएं। और फिर घंटी बजी और लोग अपने भारी बस्ते छोड़कर दूसरों के सोग में बेकल घरों से चल पड़े। रंग फीके पड़ गए, रास्तों पर सुरमई छतरी खुली। वाह। गुंग बाजारों में आवाज़ों की बारिश और मध्यम हो गई, रोशनी कम हो गई।
नेकियों के बोझ से खाली गुनहगारों ने अपनी गठरियाँ अपने शानों से उतारी और ज़मीं की खींच से बाहर गिरे। वाह। भिन भिनाती औरतें भिन भिनाती औरतें भिन भिनाती औरतें अपने लबालब बर्तनों से बेखबर आंगनों की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दिल के अंदर शोर करते काफले चलने लगे वाह। और दिए जलने लगे। और दिए जलने लगे। सर, क्या क्या आवाज़ कहना, है और क्या क्या- अच्छा, क्या अच्छा है। मेरू, आप अफसाना लिखती हैं, कहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो बात दिल में कहनी थी उसके लिए ये मैदान ज़्यादा अच्छा था, या अफसाना बिला वजह इतना वक्त ज़ाया किया, या ये नज़्म के मैदान में उतरना नहीं था, यहाँ रहना था? मुझे लगता है कि जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि वो अंदर से एक आवाज़ आती रहती है, वो हम अपना जो है वो दर्जा बदर्जा अपना खुद एनालिसिस भी कर रहे होते हैं कि मैं किस में बेहतर हूँ, किस में बेहतर नहीं हूँ, किस में मेरे अंदर इल्हामी कैफियत ज़्यादा ज़रा मुझे महसूस हो रही हैं। तो अफसाने का ये एक छोटा सा मुझे लगता है कि एक काम चोरी मेरे अंदर शुरू से थी कि मैं कोई भी मौजू हो तो मैं उसे बहुत जल्दी में और बहुत एक जिसे आप कहते हैं कि शार्पनेस ऑफ माइंड या जहन की जो तेज़ी होती है उसके साथ मुझे उसका इजहार पसंद है। तो मुझे लगता है कि वाक़तन जैसे आपने कहा कि अफसाने में वक्त ज़्यादा लगता है, जो बात मैं कहना चाहती थी वो मैं नज़्म में भी मुझसे हो रही थी। और मैंने ये तजर्बात किए हैं इससे पहले कि मैं जब अफसाना भी लिखती थी शुरू में, और उस वक्त तो मैं पंजाबी भी लिख रही थी और इंग्लिश भी लिखती थी, तो मैं चूँकि लिटरेचर की स्टूडेंट थी मुझे लगता था कि इंग्लिश में या नज़्म में, जब उर्दू भी कुछ मैंने नसीर नज़में शुरू में बिल्कुल कही, तो ये तो बड़ा आसान सा काम है कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो हो भी जाता है, और जो जैसे अफसाने में गहराई होती है वो भी इसमें आ जाती है। कहीं ऐसा वहीं तो से नहीं ऐसा है, था। कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की को ये खौफ था कि अफसाने में अगर बराह रास्त बात कह दी तो पत्थर ज़्यादा आएंगे, बेशक ऐसा भी सो है, नज़्म बेशक की ऐसा तहदारी में छुपा दी जाए? बेशक ऐसा भी है, बेशक ऐसा भी है। और ये हुनर मुझे लगता है कि ये किश्वर आपा से मुझ में आया है। तौसीफ, बयान के लिए और बरमला इजहार के लिए नज़्म का जीना ज़्यादा मौसर है या गज़ल का? आप नज़्म लिखने वाले से सवाल पूछ रहे हैं तो मकबूल शेर होता है, हाँ मकबूल शेर होता है, ये तो बिल्कुल ज़बान ज़द आम शेर होता है। गज़ल तो एक देखें बड़ी दिलचस्प एक मैं कहूँगा सिन्फ है। देखें, एक तो आप देखिए 800 साल से खड़ी है, कायम है, और 200-250 साल से तो बाकायदा शक्ल में, और अभी तक है और अभी तक चल रही है और अभी तक मकबूल है। ये माननी चाहिए, इसकी अज़मत माननी चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों ने आज से 60 साल 70 साल पहले भी ये कहना शुरू किया कि नहीं, वो जैसे हम बात कर रहे थे नज़्म की, कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो उस गज़ल में नहीं आ सकती। मेरा अगर आप ज़ाती पसंद नापसंद पूछे तो ऑफ कोर्स मैं तो नज़्म की बात करूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि गज़ल एक बड़ी तवाना सिन्फ है। और गज़ल जज्बे का इजहार है, नज़्म में खिदमंदी, आप कोई सबक देना चाहते हैं। शायर का काम क्या है? वो जज्बों का तर्जुमान है या मुसले है और लेक्चर देगा? देखिए, मैं कल ही परसों कहीं सलीम रहमान साहब का पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चूँकि वो बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत मुताले वाले इंसान, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया का जो अदब है ये तो वो रोमन 4 बड़ी हैं उन्हीं को दोहरा रहा है, और उसके अलावा तो दुनिया में कुछ लिखा नहीं गया। तो गज़ल में तो मेरा ये ख्याल, और उन्होंने भी गज़ल की बात की, मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ हम अपने उसी फ्रेम जिस पे हमारी तहज़ीब खड़ी है पिछले 200-250 साल से, उस फ्रेम के अंदर रह के अगर हम बातों को दोबारा कह रहे हैं तो फिर तो शायद गज़ल ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके ख़्याल में ऐसी छलांग है और आप ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, जैसे हम फातिमा महरू का सुन रहे हैं कि वो औरत का वो ख्याल भी कि जो शायद बहुत कम जिस पे लोगों ने लिखा है या सोचा, तो फिर उन्हें छलांग लगानी पड़ेगी। फिर वो काफ़िया, रदीफ़ और बहर इस सब के अंदर रहते हुए शायद वो मुश्किल बात ना कही जा सके।
और लेकिन मुस्तकबिल में समझता हूँ दोनों का है, और दोनों में बहुत अच्छा अदब पैदा किया जा रहा है, और दोनों में खूबसूरत जो है ना तख्लीक़ात हो रही हैं। अच्छा, फिर ये बतलाइए मुझे कि अगर मज़मून की ज़रूरत है और उसके लिए पैरा इज़हार को बदलना है और नई बात कहनी है, ये नई बात भी बड़ी दिलचस्प बात है जिस पे अभी भी बात हुई कि वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो सिर्फ ये बताइए कि तरक्की क्या है इंसान की? क्या किसके शराब के पीछे भाग रहे हैं? क्या है ये भाग दौड़ है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या है ये? बड़ा रिलेटिव सवाल है मेरा ख्याल है। मैं तो देखें इंसानी तरक्की की बात करूँगा। इंसानी तरक्की ये है कि अगर आप समझते हैं औसत उम्र में इजाफ़ा हो रहा है दुनिया में, अगर आप समझते हैं कि जो चाइल्ड फर्टिलिटी है, जो कम उम्र बच्चे मर जाते हैं कम उम्री में, उनकी तादाद कम हो रही है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शंस पैदा कर सकते हैं, अपने लिए आप बाउंड नहीं है किसी रास्ते पे चलने के, तो मैं समझता हूँ कि तरक्की यही है। अदरवाइज़ जो हमारा जीडीपी का देखने का तरीका है, जो हमारा जो हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, वो तो एक बहुत लंबी दौड़ है, और उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी खुशी जो है वो उसके साथ वाबस्ता भी है या नहीं है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि देखिए रिलेटिव बात है। किसी वक्त मैं आपको बताऊं, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं सोचता हूँ कि न्यूयॉर्क शहर में जिस आदमी ने ज़िंदगी गुजारी और यहाँ किसी पहाड़ पे किसी ने जो ज़िंदगी गुजारी, शायद दोनों ने बराबर की अज़मत की और बराबर की सुकून की और बराबर की खुशी की ज़िंदगी गुजारी हो। तो ये बहुत ही इसकी हदूद मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल है। मेरू, लिखना की सलाहियत नेमत है या ज़हमत मुसलसल है? दोनों। ख़वातीन और हज़रात, तौसीफ़ ख्वाजा से बात हुई जिनके नज़दीक तरक्की इंसानी तरक्की है, जहाँ खुराक की बात हो। उनका कहना ये है कि गज़ल का अपना मकाम है, नज़म का अपना मकाम है, और फ़ातिमा को अभी ये देखना है बच्चियों की आवाज़ को हम सुनकर तस्लीम करने पे राज़ी हैं या अभी तक अनारकली को दीवारों में चुनवाने की रिवायत है। जहाँ तक गज़ल की बात है तो हम तौसीफ़ ख्वाजा से बसद एहतराम ये कहेंगे कि अभी तकमील को पहुँचा नहीं लहजों का गुदास, अभी दुनिया को ज़रूरत है गज़ल खानों की। इसी बात पे बात तमाम हुई। आप दोनों असहाब की आमद का बहुत शुक्रिया, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। इस दुआ के साथ कि तौसीफ़ ख्वाजा हम आपसे मुसलसल मिलते रहें, और फ़ातिमा अल्लाह के ज़ोर बयां और ज़्यादा। एजाज़ आपकी जानिब और महफ़िल आपके सुपुर्द।
अमरो करहा